नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। विदेश की धरती से देश को अपमानित करने के मुद्दे पर संसद में आज भी पक्ष विपक्ष का घमासान जारी रहा। इस पर डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने राहुल गांधी को और ज्यादा जिम्मेदार होने की जरूरत क्यों बताई, इस पर भी चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में खुल रहे हैं नित नए राज। अब ओएमआर शीट पर नया खुलासा। हो गए कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। विदेश की धरती से देश को अपमानित करने के मुद्दे पर संसद में आज भी पक्ष विपक्ष का घमासान। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष हिंडनबर्ग रिपोर्ट समेत छापों को बना रहा है मुद्दा। बीजेपी राहुल गांधी के देश विरोधी बयानों पर उनके माफी की मांग पर अड़ी। भाजपा सांसदों ने संसद भवन परिसर में राहुल गांधी के बयान को लेकर किया धरना प्रदर्शन। वहीं एफएटीएफ रिपोर्ट पर गांधी परिवार पर अनुराग ठाकुर ने पूछा सवाल, क्या पैसे और पेंटिंग के बदले यूपीए सरकार में दिए जा रहे थे पद्म भूषण। कहा विदेश जाकर देश को बदनाम करने पर क्षमा यात्रा निकालें राहुल गांधी। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में स्व आधारित राष्ट्र के नवोत्थान का संकल्प लेने का प्रस्ताव पारित। सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में नैरेटिव बदलना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। कहा राहुल गांधी को और ज्यादा जिम्मेदार होने की जरूरत। टेरर फंडिंग पर और अन्य आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा, कुलगाम, शोपियां और श्रीनगर समेत कई शहरों में संदिग्धों के घर दबिश। और पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में खुल रहे हैं नित नए राज। 90% उम्मीदवारों ने जमा किए बिना कुछ भरे खाली ओएमआर शीट्स। कोलकाता हाईकोर्ट ने पिछले दिनों 870 लोगों की नियुक्ति को किया था रद्द। टीएमसी नेताओं के रिश्तेदारों को शिक्षक भर्ती में मिली थी नौकरियां। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं संसद में आखिर क्यों है हंगामा बरपा। संसद में पक्ष विपक्ष का संग्राम लगातार जारी है और राहुल गांधी की माफी पर बीजेपी अड़ी है तो कांग्रेस ने इसको नकार दिया है। क्या कुछ रहा है संसद में। ब्रिटिश सांसदों के समक्ष देश को अपमानित करने और कैम्ब्रिज में देश विरोधी बयान देने के मामला आज भी संसद में छाया रहा। संसद में बजट सत्र के दूसरे दिन आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर घमासान जारी है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा और इसे पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। हालांकि राज्यसभा की कार्यवाही कुछ देर चली, लेकिन बाद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर हंगामा जारी रहा और इसे भी दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा विदेश में भारत की संसद के अपमान किए जाने को लेकर माफी की मांग की। इसके अलावा उन्होंने संसद के द्वारा उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की भी बात कही। पीयूष गोयल ने कांग्रेस का समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों से अपील की कि वो ऐसा न करें। पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी का समर्थन ना करें। उन्होंने कहा कि संसद का अपमान करने वालों के साथ खड़ा होना उचित नहीं है। वहीं कांग्रेस भी राहुल गांधी से माफी की मांग पर आक्रामक हुई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, क्यों माफी मांगे राहुल गांधी। वहीं भ्रष्टाचार के मामले पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है।
तो केवल यही मुद्दा नहीं रहा बल्कि भ्रष्टाचार का मुद्दा भी आज संसद में छाया रहा। आज भी सत्ता पक्ष ने विपक्ष के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे होने का आरोप लगाया। कहा गले तक डूबे हैं, तमाम भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने एफएटीएफ की जांच और प्रियंका गांधी की पेंटिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एफएटीएफ की जांच के मामले में क्यों आखिर कांग्रेस चुप है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के राज में पद्म भूषण बिकते थे। उन्होंने पूछा कि कितने पद्म भूषण और पेंटिंग बेचकर ये पैसे जुटाए गए। ये मिस्टर आर कौन है जिन्होंने पेंटिंग दी और पैसे लिए। अनुराग ठाकुर ने सवाल किया कि एफएटीएफ की रिपोर्ट पर चुप क्यों है गांधी परिवार। वहीं विपक्ष ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। विपक्ष का आरोप कि सिर्फ विपक्षी दलों को निशाना बना रही हैं जांच एजेंसियां। यह कहना है कि केवल जो विपक्ष के लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, यह कहना है। और आइए सुनते हैं कि अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा इस पूरे मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, एफएटीएफ के मुद्दे पर क्या कुछ कहना है अनुराग ठाकुर का। करप्शन एक आर्ट या आर्ट से करप्शन कैसे हो, ये आर्ट भी कांग्रेस और गांधी परिवार से सीखनी चाहिए। वैसे तो आजकल सब भ्रष्टाचार करने वाले एक मंच पर दिखते हैं। एक पार्टी वो है जो अपने पार्टी के भ्रष्ट नेताओं के लिए पद्म भूषण और भारत रत्न मांगती है, और दूसरी पार्टी वह जो पद्म भूषण के बदले भ्रष्टाचार करके अपनी पेंटिंग बेचने का काम भी करती है, पद्म भूषण बेचने का काम भी करती है, पैसे कमाने का काम भी करती है। क्या एफएटीएफ की रिपोर्ट कांग्रेस का भ्रष्टाचार का मॉडल दुनिया भर में आज एक केस स्टडी के रूप में नहीं आ गया? और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस क्या कुछ कह रही है इस पर, आइए सुनते हैं अधीर रंजन चौधरी को भी। क्यों माफी मांगेंगे? राहुल जी क्या किया गुना की माफी मांगना है? माफी तो इन लोगों को मांगना चाहिए, कोई परवाह नहीं हमें, जो मर्जी कर ले। तो ये कहते हैं कि कोई परवाह नहीं, जो मर्जी कर लें, आखिर क्यों हम माफी मांगे, ये कहना अधीर रंजन चौधरी का। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर देश का अपमान करने का आरोप लगाया और साथ ही साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत हुई डीडी न्यूज से गिरिराज सिंह की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में जब किसी ने इंदिरा गांधी पर टिप्पणी की थी तो उस वक्त उनके ही सहयोगी कमलापति त्रिपाठी ने कहा था कि यह इंदिरा गांधी का नहीं बल्कि देश का अपमान है। फिर कांग्रेस इस मामले में दोहरा रवैया क्यों अपना रही है? हमारे संवाददाता राजेश राज ने गिरिराज सिंह से खास बातचीत की, आइए सुनते हैं। इंदिरा जी इनकी दादी थी, आज नहीं है। उनके मंत्री परिषद में पंडित कमलापति त्रिपाठी एक बड़े कद्देबार नेता थे। उन्होंने इसी संसद के अंदर बयान दिया था। आप कहते हैं कि इंदिरा गांधी का विरोध करना या गवर्नमेंट का विरोध करना एंटी नेशनल नहीं है, मैं मानता हूं उसको, लेकिन उसे एक और पक्ष है उसके साथ। इंदिरा गांधी केवल एक दल की नेता नहीं है। इंदिरा गांधी केवल इस देश में जिसकी सरकार चल रही है केवल उसी की नेता नहीं है, बल्कि उससे कुछ और भी ज्यादा हैं। वो इस देश से बाहर जाती हैं तो भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगर उनके ऊपर आप लांछन लगाते हैं तो आप देश के ऊपर लांछन लगाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कमलापति त्रिपाठी जी ने व्यक्तिगत आरोप लगाया था और उसके जवाब में ये कह रही थी। तो निश्चित तौर पर यह मामला गहराया हुआ है और संसद की कार्रवाई इस बीच में नहीं चली है। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार इस पूरी कार्रवाई पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मनोज कुमार यादव बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ ऋषि मिश्रा जी, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है ऋषि मिश्रा जी। सबसे पहले ऋषि आपके पास आएंगे।
और ये जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से ये जो पूरी आज की कार्रवाई रही, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात बीजेपी करती रही, पक्ष विपक्ष का संग्राम जारी रहा, लेकिन कुल मिलाकर जो सबसे खराब बात ये होती है कि इसमें संसद का जो सत्र है, या जो कम से कम 2 दिन तो इसकी भेंट चढ़ गए, जिस पर तमाम कार्रवाई अब तक होती शायद, और तमाम सारे कानून को लेकर के विचार विमर्श किया जाता। अगर आज की कार्रवाई को देखें तो 1 घंटा जो रहा वो राज्यसभा का, वो बेहद शानदार कहा जा सकता है कामकाज के लिहाज से। लेकिन उसके बाद वही दोनों ही सदनों में जो कहा जाए कि ढाक के 3 पात, यानी कि जो मुद्दा कल था वो आज भी दिखाई दिया। और इधर जब हमने देखा कि सत्ता पक्ष ने साफ तौर से राहुल गांधी के मुद्दे पर उनसे माफ़ी मांगने की जो बात रखी है, उसको लेकर वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी इस मामले पर तीखा विरोध कर रहा है। और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इसमें माफ़ी मांगने की उन्हें क्या ज़रूरत है। लेकिन बात वही आ जाती है कि इस गतिरोध के चलते जो कामकाज प्रभावित हो रहा है उसका क्या। और इसी कामकाज को लेकर आज हमने कुछ सांसदों, जो कि टीएमसी के सांसद थे, जो धरना प्रदर्शन आज अलग से कर रहे थे, हमने देखा है कि अभी कल कुछ तरीके का माहौल था विपक्ष के जो दल हैं उनके बीच में, और आज अलग माहौल दिखा। क्योंकि एक बात विपक्ष को भी समझ में आ रही है कि राहुल गांधी के मसले पर वो उनके साथ, कांग्रेस के साथ कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं, इस पर उन्हें सोचना है। और इसी को हमने देखा कि संसद के गलियारों में अलग अलग तरीके की बातें सुनाई दी, जिसमें कि टीएमसी के सांसद कहते हुए दिखे कि हम चाहते हैं कि चर्चा हो, और ख़ास तौर से जो नियम 267 के तहत जो राज्यसभा में जो नोटिस दिए जाते हैं, उनका कहना था कि उन पर कंसिडरेशन होने के बाद चर्चा हो, या उस पर किसी भी तरीके से चर्चा अगर होती है तो वह सदन के लिए ज़्यादा उचित होगा। यानी कि जिस तरीके से आज हमने देखा कि जो राज्यसभा में नेता सदन है पीयूष गोयल, उन्होंने जब ये बात कही कि अन्य राजनीतिक दलों को कांग्रेस का राहुल गांधी के मसले पर कम से कम साथ नहीं देना चाहिए, मुझे लगता है उनकी ये रणनीति है कि विपक्ष इस मसले पर सोचे और इस बात को भी रखे कि ये सवाल मैं आपके सामने लेकर आना चाहता था ऋषि कुमार, कि भ्रष्टाचार का मुद्दा एक तो रहा जिसमें एफएटीएफ की रिपोर्ट और जो कार्रवाई रही, दूसरा जो मुद्दा रहा राहुल गांधी का जो बयान रहा विदेशों में, उसको लेकर के जो हंगामा है, इन दोनों पर किस तरह से गोलबंदी देखने को मिली? देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार की जैसे कि आप बात कर रहे हैं, उस मुद्दे पर तो निश्चित तौर से सत्ता पक्ष यहाँ पर आरोप लगा रही है। और जैसे कि आपने भी बताया कि प्रियंका गांधी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया और तमाम तरीके की बातें कही कि किस तरीके से जो पुरस्कार दिए जाते थे और उसमें क्या क्या होता था, इस तरीके से सूचना और प्रसारण मंत्री की भी आरोप रहे। लेकिन इन्हीं भ्रष्टाचार के बीच में विपक्ष भी उल्टा आरोप ये लगाता है कि जिस तरीके से आज 267 के तहत जो कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस था, उसमें अडानी मसले पर चर्चा को लेकर वो चाहते थे कि इस पर सदन में कामकाज रोक कर चर्चा हो, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। लेकिन इसमें जो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो अन्य पार्टियां हैं, उनके लिए स्पेस वो देख रहे हैं कि उनके लिए क्या मुफीद है, क्योंकि वो इस मुद्दे को खासतौर से राहुल गांधी के मुद्दे के बीच में नहीं पढ़ना चाहते। ये हमने आज महसूस किया और इसी वजह से वो चाहते हैं कि जो उनके नोटिस हैं, अब जैसे अगर हम बात करें कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जो नोटिस था कार्यस्थगन का, वो अलग था। और इसी कड़ी में अगर हम देखें तो पूरी की पूरी जो विपक्ष है वो अलग थलग दिखाई दे रही है, इस मायने में कि वो अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग विचार रख रही है। ऐसे में जो गतिरोध है वो बढ़ रहा है। लेकिन एक सुखद बात यही रही, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि ऑस्कर को लेकर जो राज्यसभा में खास तौर से इस पर पूरे सदन ने एक तरीके से बधाई दी दोनों ऑस्कर जीतने पर, और इस पर सभी ने अपने अपने विचार रखे। तो आज की जो कार्यवाही है उसमें सिर्फ 1 घंटा ही सुखद कहा जाएगा। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहें। ऋषि मिश्रा जी को इस चर्चा में जोड़ते हैं। ऋषि मिश्रा जी, ये कहा जा रहा है कि जो एजेंसीज हैं वो बदले की भावना से काम कर रही हैं, जो जांच एजेंसीज है, तो जांच एजेंसी की बात पर तो आपका धरना है, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप लोग जो है पीछे हट जाते हैं और उस पर जो है आपकी कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए दिखते हैं। कौन सी ऐसी पेंटिंग थी जिसको 2 करोड़ में खरीदा गया? एफएटीएफ की रिपोर्ट पर गांधी परिवार चुप्पी साध रखी है। इन सब प्रश्नों का जवाब कहां से मिलेगा? क्या जवाब देंगे आप? निखिल जी, आप विद्वान पत्रकार हैं, ऐसा कोई मामला है यदि किसी भी व्यक्ति के प्रति, चाहे वह कांग्रेस के हों या विपक्ष के कोई भी ऐसा नेता हो जिन पे गंभीर आरोप है, तो सरकार
आप सत्ता में जांच कराइए ना, जांच करा के पता कीजिए कि पेंटिंग किसको बेचा गया। ये एफटीएफ का जो मामला बता रहे हैं उसमें जो भी लोग हैं उनको जेल भेजिए। सिर्फ हंगामा करने से काम नहीं चलेगा। देखिए आज जो गतिविरोध चल रहा है, ये कांग्रेस का ये डिमांड था कि अडानी वाले मामले में जेपीसी कराया जाए। जेपीसी मुझे आश्चर्य लग रहा है कि जेपीसी में बीजेपी का बहुमत होगा। साधारण सी बात है, जो पार्टी सत्तासीन है उसका जेपीसी में अधिक मेंबर होंगे, फिर बीजेपी अडानी वाले मामले में जेपीसी से क्यों डर रही है? आज जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं पार्लियामेंट में, सिर्फ इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कि क्योंकि विपक्ष, संयुक्त विपक्ष जो है अडानी मामले में जेपीसी की मांग कर रही है। जहां तक राहुल गांधी की माफी की बात है, राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया जो उस पर राहुल गांधी माफी मांगे? आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र की क्या स्थिति है आप बता दीजिए। आपने यानी कि अब आप भी इस मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ ही खड़े दिखाई दे रहे हैं कि लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में कमजोर हो रहा है और विदेशी ताकतों को आकर इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। नहीं, विदेशी ताकतों, देखिए इस बात पे मैं राहुल गांधी से सहमत नहीं हूँ कि हिंदुस्तान का जो इंटरनल मामला है उसमें कोई कोई विदेशी ताकत है या विदेशी लीडरशिप इस पे इंटरफेयर करे। लेकिन आज बता दीजिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो हाल है, जिस प्रकार से विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है, 95% ऐसा क्या होता है कि 95% जो केसेस हैं वो जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनके विरुद्ध है। आज मेघालय में प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने क्या कहा था कि सबसे भ्रष्टम सरकार है हिंदुस्तान की, और उसी भ्रष्टम सरकार के साथ जो गलवैया किए शपथ ग्रहण, मनोज यादव जी को बताना चाहिए। ऐसा क्या मजबूरी है मेघालय में कि जो संगमा को, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप इस मुद्दे को कहीं से कहीं और लेकर जा रहे हैं, कहीं से कहीं और लेकर जा रहे हैं। बहरहाल मनोज यादव जी इसका जवाब तो देंगे ही, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि नहीं, अगर विदेशी शक्तियों को रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं, सुन तो लीजिए, अगर विदेशी शक्तियों के इंटरवीन की बात नहीं कही जा रही है तो माफी मांगने में फिर बुराई क्या है? बहरहाल मनोज यादव जी अपनी बात कहेंगे। मैं पूछता हूं ऋषि मिश्रा जी, राहुल गांधी जी का विदेश की धरती पर जाकर भारत को बदनाम करने का रिश्ता क्या कहलाता है? ये पाकिस्तान परस्ती करने का रिश्ता क्या कहलाता है? ये चीन परस्ती करने का रिश्ता क्या कहलाता है? क्योंकि आपने चीनी चंदा लिया है इसलिए चीन परस्ती करते हैं आप लोग। ऋषि मिश्रा जी, भारत सबसे प्राचीन लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र से पूरे विश्व ने ककहरा सीखा है लोकतंत्र का। उस लोकतंत्र को अपमानित करने का काम राहुल गांधी विदेशी धरती पर करते हैं। भारत की न्यायपालिका को अपमानित करने का काम करते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग को अपमानित करने का काम करते हैं, भारत की सेनाओं का अपमान करने का काम करते हैं। और ये लोग तो निखिल जी वो लोग हैं जो बोल रहे हैं क्यों माफी मांगे। ये लोग तो वो है जो सिखों का 1984 में नरसंहार करके बोले कि हुआ तो हुआ, सैम पुत्रोदा ने कहा हुआ तो हुआ। इन्हीं के राजीव गांधी जी ने कहा था बड़ा पेड़ हिलता है, गिरता है तो धरती हिलती है। ये तो वो लोग हैं जो जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, उन्होंने आज तक सिख नरसंहार पर माफी नहीं मांगी है। और आज पार्लियामेंट में बोलते हैं कि पार्लियामेंट के बारे में बोलते हैं कि उनका माइक म्यूट कर दिया जाता है, जबकि वो अनर्गल भाषा का प्रयोग कर रहे थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी को किस किस तरह की भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने तथ्यहीन बात कर रहे थे। और मैं पूछता हूं कि जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे आप, तथाकथित जो भारत प्राश्चित यात्रा थी कांग्रेस पार्टी की, उस समय क्या राहुल गांधी ने अनर्गल बातें नहीं की? कितनी अनर्गल बातें की। यहां तक कि ये लोग तो बोलते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, उनके माताजी को गाली देना, उनके पिताजी को गाली देना, उनको नीच जाति का बताना। ये लगातार इस तरह की बातें करते हैं। ये भारत विरोधी जो ताकतें हैं उनके साथ हाथ मिलाते हैं। तो ये मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि राहुल गांधी जी को और उनकी पार्टी जी को ये देश नकार रहा है और उनको विपक्ष का दर्जा तक नहीं मिला है, और ये वहां जाकर के किस तरह से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, लोकतंत्र को गाली देते हैं, संसद को गाली देते हैं, 140 करोड़ जनता का अपमान करने का काम किया है। मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान देश का अपमान होता है। याद कीजिए कमलापति त्रिपाठी जी का वो किस्सा याद कीजिए, जो सदन के नेता थे, उन्होंने कहा इंदिरा जी का अपमान किया तो सुब्रमण्यम स्वामी जी को इस्तीफा देना चाहिए, उनका इस्तीफा ले लिया गया था, सदस्यता रद्द कर दी गई थी। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी को क्या सदन में आकर के माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या सदन का जो उन्होंने अपमान किया है, लोकतंत्र का अपमान किया है। और कांग्रेस पार्टी तो निखिल जी देखिए ना, इनके हाथ तो वैसे भ्रष्टाचार में लिप्त है। एफएटीएफ की रिपोर्ट के ऊपर ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। कैसे कैसे मॉडल चलते थे मैं बताता हूं भ्रष्टाचार के। कुछ लोग 10 नंबरी थे भ्रष्टाचार में, कुछ लोग 100 नंबरी थे। तो कांग्रेस पार्टी तो 100 नंबरी रही है भ्रष्टाचार में। क्या मॉडल चला? तुम मुझे पेंटिंग दो, मैं तुम्हें पेंटिंग देता हूं, तुम मुझे पेंटिंग का पैसा दो, मैं तुम्हें
पद्म विभूषण देता हूं, अवार्ड देता हूं। एक ऐसा मॉडल चला, सराम मॉडल चला अभी, और एक इनके पास में एक भ्रष्टाचार का बहुत अच्छा मॉडल था इनके पास में, जीजाजी मॉडल चला इनका। किस तरह से CWG घोटाले से लेकर, आदर्श घोटाले से लेकर, नेशनल हेराल्ड घोटाले से लेकर, 2G से लेकर 3G से लेकर कितने स्कैम चले। इस देश के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस हो गई थी। यही कारण है कि देश गर्त में चला गया था। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है, लेकिन इन लोगों को पेट में पच नहीं रहा है। इनको जनता ने नकार दिया है, ये हर जगह नकारे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी रोना पीटते हैं। चलिए ऋषि जी से जवाब ले लेते हैं। बिल्ली खंबा नोचे। चलिए ऋषि जी से जवाब ले लेते हैं। ऋषि जी, आप अपना जो जवाब देंगे उसमें एक चीज, जिस तरह की आपने खुद इस बात पर सहमति जताई कि भाई भारतीय लोकतंत्र का अगर अपमान करने की बात कोई विदेश में जाकर करता है और खास तौर पर यह कहता है कि इसमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश आकर इंटरवीन करें, विदेशी ताकतें इसमें इंटरवीन करें, तो ये तो कम से कम सहनीय नहीं होना चाहिए। और अगर इस मुद्दे पर माफी मांगने की बात कही जा रही तो उसमें गलत कहां है? देखिए, मैं इस बात पे निखिल जी मनोज यादव जी की तरह नहीं हूं कि हर बात पे डिफेंड करे। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे इंटरनल मैटर में कोई भी विदेशी ताकत की कोई जरूरत नहीं है इंटरफेयर। ठीक है, राहुल गांधी के इस बयान से मैं सहमत नहीं। राहुल गांधी जी मनोज जी, मैं बोल देते हैं। अरे सुनने दीजिए इनको चुप चलिए, कराइए। मनोज जी ऋषि जी को बोलने दीजिए। जी आप अभी आपको बात जी जी मैं देखिए, जहां तक बयानों की बात है तो आपको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था विदेशों के। नहीं देखिए, अब अगर देखिए ऋषि जी इधर जाएंगे ना, सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, आप बिल्कुल बोलिए, 5 सेकंड मुझे सुन लीजिए फिर बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर जब अभी हम जाएंगे बयानों पे और 1980 से निकालना शुरू करेंगे तो इतना हो जाएगा कि ये शो जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज जो माफी मांगने की बात कही गई है, आज जो माफी मांगने की बात कही गई है ऋषि जी, अगर उन्होंने कुछ ऐसा कहा है, इस पर आखिर माफी मांगने में दिक्कत क्या है? कह दीजिए भाई स्लिप ऑफ टंग हो गया, गलती हो गई। बिल्कुल निखिल जी, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। 2014 से जो पहले जन्म लेने वाले लोग जो हिंदुस्तानी थे, वो उसको हिंदुस्तानी होने पे शर्म होता था, आता था। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने विदेशी धरती से कहा था। निखिल जी, जितने भी हैं, ऋषि जी हैं, मनोज जी हैं, मैं हूं, आप हैं, सबका जन्म 2014 से पहले का है। क्या हम लोगों को हिंदुस्तानी होने पे 2014 से पहले शर्म आती थी क्या? इसके लिए प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे, मनोज जी माफी मांगेंगे। और जहां तक चाइना प्रेम की बात है, एक सवाल का जवाब देता हूं मनोज, मैं बताता हूं चाइना प्रेम पे भी। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था चाइना को लेकर? चाइना के मदद से गुजरात को सुपर पावर बनाएंगे। क्या कहा था? सारे स्टेटमेंट्स पता नहीं कहां से लेकर आए हैं, ये कहां से स्टेटमेंट्स लेकर आए हैं मुझे मालूम नहीं है, तो मैं पहली बार ऋषि जी सुन रहा हूं। वैसे ये नहीं मैं बोलने दे रहा हूं। वैसे नहीं मनोज जी, ये आरोप कम से कम ऋषि जी लगाकर मत जाइए कि आपको बोलने नहीं दे रहे। राहुल गांधी आरोप लगाते रहे, आप बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी चीजें आप लेकर आए हैं, ठीक बात है, क्योंकि मैंने तो नहीं सुना, लेकिन जब ये सब आरोप आए थे तभी माफी की मांग आपको भी करनी चाहिए थी। सुन लीजिए ना, मैं वही उसी पे आ रहा हूं। देखिए, प्रधानमंत्री की मां के लिए किसी कांग्रेस के नेता ने यदि गलत कहा है तो उसकी मैं निंदा करता हूं, मांग करता हूं कि माफी मांगे। लेकिन इसी देश के एक सांसद की पत्नी का हमारे प्रधानमंत्री जी रेट लगा रहे थे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तो कौन सा ये हिंदुस्तान के संस्कृति का बढ़ावा दे रहे थे? ये मनोज जी बताएंगे क्या? चलिए मनोज जी से जवाब ले लें। कांग्रेस के उस नेता को माफी मांगना चाहिए यदि माननीय प्रधानमंत्री की मां के लिए अपमान बड़ा शब्द कहा है। लेकिन शशि थरूर के स्वर्गीय पत्नी के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, क्या मनोज जी माफी मांगेंगे? चलिए ठीक है, अब जवाब ले लें। निखिल जी, ऐसा है कि जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, पाकिस्तान के लोगों ने कहा, उनको देहाती औलाद बुलाया, तो जिस समय तत्काल उस समय मुख्यमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे, देहाती औरत कहे। उसका पुरजोर विरोध किया भारतीय जनता पार्टी ने, और माननीय नरेंद्र मोदी जी का वो वक्तव्य पड़ा हुआ, आप देख लीजिएगा यूट्यूब के ऊपर। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये बताइए कि चीन से प्रेम क्या जाग जाता है? आप बोल रहे थे चीन की बात कर रहे हैं, मैं चीन की बात करता हूं। चीन के प्रति आपकी सद्भावना क्यों जागृत हो जाती है? अरे 1962 के अंदर चीनी भाई
भाई बोल करके वो चीन हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया था, और उसी के गम में आपके चचा नेहरू का देहावसान हो गया था, उनको सदमा लग गया था। और एक वो समय याद कीजिए आप, उन चीनी सैनिकों को आपने जूते तक उपलब्ध नहीं कराए थे, बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दी थी, और वायु सेना को भी इस्तेमाल नहीं करने दिया गया था। और 2017 में डोकलाम के अंदर किस तरह से राहुल गांधी वहां पाए गए थे, चीनी टेंट के अंदर। और राहुल गांधी जी के जो रक्षा मंत्री थे उनका क्या स्टैंड था चीन के ऊपर? चीन के ऊपर स्टैंड था उनका कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां चीन के, वहां चीनी बॉर्डर के एलएसी के ऊपर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि चीन से हमें दुश्मनी नहीं लेनी है। आपको सद्भावना बार बार क्यों दिखाई देती है? क्योंकि आपने उनसे चंदा लिया है, 2007 में एक पैक्ट किया राहुल गांधी जी ने, आपने सीक्रेट पैक्ट किया। यही कारण है कि चीनी चंदा खा करके आप उनके सीक्रेट एजेंट बन जाते हैं। आपको भारत की संप्रभुता नहीं दिखाई देती है, भारत का लोकतंत्र दिखाई नहीं देता है, और बोलते हैं कि तीसरे देश को इंटरवीन करना चाहिए। क्या भारत एक संप्रभु देश नहीं है? क्या भारत एक लोकतंत्र नहीं है? क्या भारत में संविधान का शासन नहीं है? क्या भारत के अंदर मीडिया बिका हुआ है? आपने अपनी बात कह दी मनोज जी, मंशा पर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं ऋषि जी, जवाब दीजिए। देखिए, चाइना को लेकर प्रधानमंत्री जी का क्या स्टैंड रहा है? प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि चाइना ने कोई भी हिंदुस्तान में इंटर नहीं, चाइना के सैनिक ने किया। तो खुद प्रधानमंत्री का ये कहना है कि चाइना ने कुछ नहीं किया। जब चाइना ने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं किया की बात नहीं हुई है। देखिए, कुछ नहीं किया तो कोई कह ही नहीं सकता है। डोकलाम में 20 सैनिक शहीद हुए, उनका ये कहना था। और सेना, सुन तो लीजिए, सेना का भी की तरफ से ये बयान आया था, और ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से पता नहीं आया था कि नहीं आया था, लेकिन सरकार की तरफ से ये बयान आया था कि वहां पर कोई जमीन जो है वो चीन के कब्जे में नहीं है। 1 इंच भी जमीन चीन के कब्जे में नहीं है। यही बात सामने आई थी। ये कांग्रेस का शासन नहीं है जो 48,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि चीन को दे दी जाए। ऋषि नरेंद्र मोदी का शासन है। मनोज जी, ऋषि जी को जवाब दे दीजिए। सेना पुरजोर के साथ, आत्मबल के साथ में लगातार संघर्ष करती है, और आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है एलएसी के ऊपर, सड़कें बन गई है, आधारभूत संरचना वहां पर उपलब्ध हो गई है। चलिए ऋषि जी को जवाब देने दीजिए। हाँ ऋषि जी बोलिए। निखिल जी, आप विद्वान पत्रकार हैं, आपको इस बात की जानकारी जरूर होगी कि फिंगर 4 से आगे फिंगर 8 तक हम पेट्रोलिंग करते थे। क्या फिंगर 4 से आगे हम पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं आज के डेट में? जब हमारे 20 सैनिक शहीद हो जाते हैं, उस समय माननीय प्रधानमंत्री का बयान होता है कि चाइना की तरफ से कोई इंक्रोचमेंट नहीं हुआ है। ऋषि जी, ये हमारा मुद्दा दरअसल आज ये था नहीं कि चाइना की पेट्रोलिंग और फिंगर 8 और मनोज जी छेड़ा, इसलिए मैंने जवाब दिया। लेकिन चीन के प्रति सद्भावना की बात बता रहा था मैं। बात मंशा पर उठी थी, बात मंशा पर। मनोज जी जवाब ले ले उनसे पहले, मनोज जी जवाब ले ले ऋषि जी से। मंशा पर हमने प्रश्न उठाया था, उस मंशा पर जवाब दे दीजिए। जी, मंशा पर जवाब दे दीजिए जल्दी। जी निखिल जी, मैं मनोज जी की तरह नहीं हूँ। कोई भी भारतीय ऐसा नहीं होगा, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का होगा, वो देश प्रेमी नहीं होगा। पार्टी पॉलिटिक्स में आप आरोप लगाते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी को उतना ही देशभक्त मानता हूँ। मैं मनोज जी की तरह नहीं हूँ कि अच्छी बात, हर हिंदुस्तानी देश प्रेमी है। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये पॉजिटिव नोट हुआ, ये पॉजिटिव नोट हुआ। किसी भी हिंदुस्तानी का देश प्रेम पे आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। चलिए ठीक है, देखिए ठीक है मनोज जी, बहुत जल्दी खत्म करिए। जी, आपके देश प्रेम को क्या हो जाता है? आपके देश प्रेम को क्या हो जाता है जब पुलवामा की घटना होती है, सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता है, एयर स्ट्राइक किया जाता है, सवाल पूछते हैं। आप ही के नेता ने कल भाषण दिया जयपुर के अंदर, कांग्रेस के रंधावा जी ने, उन्होंने कहा कि पुलवामा में क्या हुआ, पुलवामा के शहीदों का अपमान करने का उन्होंने काम किया है। लगातार अब हमारे सैनिक जब चीन की सेना पर, चीन के बॉर्डर पर लड़ते हैं तो बोलते हैं चीन के, हमारे देश के सैनिक जीत करके आ गए। अभी हम एक नए डिस्कशन में नहीं जाएंगे मनोज जी और ऋषि जी, हम नए डिस्कशन में नहीं जाएंगे। हमारे पास मनोज जी और ऋषि जी सुनिए, अब हम इस नए डिस्कशन में नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो डिस्कशन था वो राहुल गांधी के माफी मांगने और करप्शन के ऊपर था, वो कहीं ना कहीं और डिरेल होता जा रहा है। ऋषि कुमार हमारे संवाददाता, उनसे हम चलते चलते एक सवाल लेकर के उसके बाद फिर करेंगे। ऋषि जी, किस तरह से जो पक्ष विपक्ष है, कहीं ना कहीं जो ये पूरा गतिरोध बना हुआ है, इसको समाप्त करने की भी कोशिश की जाएगी? सभी चाहते हैं कि संसद चले, बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहते हैं।
देखिए निखिल, जहाँ तक इसको समाप्त करने की बात है तो कवायद इसकी शुरुआत में ही कर दी गई थी, लेकिन अंदेशा भी यही रहा होगा कि इस तरीके की स्थिति आ सकती है। इसके लिए ऑल पार्टी मीटिंग पहले ही बुलाई जा चुकी है और अब जो कोशिश है वो सभापति के द्वारा हमने देखा है की जा रही है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो मुद्दे हैं उनको एड्रेस किया जाए। काफ़ी हद तक हमने आज भी देखा कि उनकी तरफ से ऐसी कोई भी चीज़ ना हो ताकि जो गतिरोध है वो बढ़े। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से भी यहाँ पर पहल दिखाई देनी चाहिए और मुझे लगता है कि अब इसमें ये पहल की जो शुरुआत है वो हो गई होगी, क्योंकि इस मसले को लेकर हम जानते हैं कि गतिरोध ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकता है, क्योंकि बजट पर कुछ चर्चाएं भी होनी है। और आज बीएससी की जो मीटिंग थी उसके तमाम बिंदुओं पर भी सभापति ने कहा कि इसमें जो समय एलोकेट किया गया है उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो मुझे लगता है गतिरोध जल्द समाप्त होगा। जी ऋषि, सभी चाहते हैं कि जब दरअसल संसद चले और जो सत्ता पक्ष है विपक्ष है एक दूसरे पर आरोप चाहे कुछ लगाते रहे, लेकिन कम से कम बैठकर जो संसद की कार्यवाही है वो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया ऋषि कुमार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी आपका भी शुक्रिया और ऋषि मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो ये थी बात संसद की कार्रवाई की और जिस तरह से आरोप जो पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगा रहा है उसको लेकर के कि क्या कुछ सच्चाई है और क्या कुछ इस पे नैरेटिव है, ये भी आपको शायद समझ में आया होगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि बिहार में घोटाले पर आखिर सियासी बवाल क्यों मचा हुआ है। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल में, कभी परछाई बनके कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं, कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे बिहार के सियासत की, जहां घोटाले पर सियासी बवाल मचा हुआ है, राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, जमीन के बदले नौकरी का मामला छाया हुआ है और उसमें ईडी और सीबीआई की कार्रवाई लगातार चल रही है। इस पर चर्चा करेंगे। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव परिवार के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच पर सदन के अंदर और बाहर सियासी बवाल लगातार जारी है। आज विधानसभा में विपक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर इस घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा रही है। उसका कहना है कि उप मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सीएम नीतीश पर भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दे रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। आरजेडी नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सीबीआई और ईडी की कार्रवाई में बदले की भावना का आरोप देखते हैं। उनका दावा है कि ईडी की जांच में कुछ भी नहीं मिला है और ये जो कार्रवाई की जा रही है ईडी और सीबीआई की तरफ से ये बदले की भावना के तहत की जा रही है। लेकिन तेजस्वी यादव ने दिल्ली स्थित अपने 150 करोड़ रुपए के बंगले को महज 4 लाख रुपए में कैसे हासिल किया, इस सवाल पर वो चुप्पी साध लेते हैं। 4 करोड़ का बंगला महज 4 लाख में। पिछले दिनों ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई जगह रेड डाली थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आए। तेजस्वी यादव का दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित एक बंगला भी है, जिसे मेसर्स AB एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत है और कंपनी ने इस बंगले को महज 4 लाख रुपए में खरीदने की बात की है, जबकि इसका वर्तमान मूल्य 150 करोड़ रुपए है। जाहिर है इसे खरीदने में आपराधिक लेन देन हुई है। 150 करोड़ का बंगला महज 4 लाख में कैसे खरीदा गया?
कानून व्यवस्था पर घिरी महागठबंधन सरकार के सामने भ्रष्टाचार का मुद्दा नीतीश कुमार की चुनौतियों को बढ़ा रहा है, लेकिन नीतीश इसे बदले की भावना बताकर लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करें, आगे बढ़े इससे पहले विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार क्या कुछ कहते हैं, वो उनकी बात सुन लेते हैं सबसे पहले। कि तो इससे पहले हम आगे बढ़े और विजय कुमार की बाइट सुने। नीरज हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ, तो उनसे हम बात कर लेते हैं और नीरज से बात करेंगे। नीरज सिंह, ये एक नया जिसको कहते हैं कि तमाम एक बार एक जो खोजबीन चल रही ईडी की और जो सियासी घमासान है, इसके बीच में एक नया तथ्य सामने आया है कि 150 करोड़ का बंगला एक किसी कंपनी के नाम पर खरीदा जाता है और वो कंपनी तेजस्वी यादव की निकलती है और महज 4 लाख में। क्या कुछ है ये पूरा खेल? देखिए, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा खेल है निखिल। और जैसा कि लालू प्रसाद यादव के बारे में लोग ये कहते हैं और खुद लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि वो गरीबों के मसीहा हैं, तो आपको मैं बता दूं गरीबों के मसीहा किस तरीके से हैं। इनकी बेटी है जो मीसा भारती, 3 फार्म हाउस हैं दिल्ली के अंदर, गिटौनी, सैनिक फार्म और बिजवासन। यहाँ पर 3 फार्म हाउस हैं जो 2.5 जो कह सकते हैं कि एकड़ में हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। जिस बंगले की बात चल रही है तेजस्वी यादव के, जिस बंगले की, दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में है और 4 मंजिला है, मात्र 4 लाख रुपए में, यानी कि एक मंजिल 1 लाख रुपए में दिल्ली की, वो भी सबसे पॉश इलाके में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की जो कारस्तानी है वो इन लोगों ने की है। जब जमीन के बदले नौकरी दी गई, उसमें 4 बड़ी जमीनें पटना में खरीदी गई और वो 4 जमीनें मात्र 7.5 लाख रुपए में खरीदी गई थी राबड़ी देवी के द्वारा। और उन्हीं जमीनों को जो अबू दोजाना, जो आरजेडी के नेता भी हैं और एक बिल्डर भी हैं, उन्हीं जमीनों को करोड़ों में अबू दोजाना को बेचा गया। और फिर अबू दोजाना ने जो संपत्ति जो ट्रांसफर की थी वो तेजस्वी यादव के खाते में ट्रांसफर करी थी। इसके अलावा 150 करोड़ का जिस बंगले का जिक्र ईडी कर रही है, जिसे मात्र 4 लाख रुपए में खरीदा गया, उसके लिए जो संपत्ति है वो मुंबई के कुछ ज्वेलर्स हैं, उनके थ्रू रूट की गई थी। तो ये कितना बड़ा खेल है आप समझ सकते हैं। इसके अलावा जो 2004 से 2009 के बीच में जॉब फॉर जो लैंड के तहत जो योजना लालू प्रसाद यादव लेकर आए थे, उसमें 50% के आसपास उन्हीं लोगों को जॉब मिली थी जो इनके विधानसभा क्षेत्र के थे, इनके परिवार के क्षेत्र के थे, क्योंकि ये आवाज़ वहीं से उठी थी और जांच की मांग भी वहीं से उठी थी, क्योंकि कई सारे लोगों की जमीन नाम करा ली गई थी, लेकिन उनके परिवार के लोगों को जो नौकरियां हैं वो नहीं दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा खेल है। और अभी जब 24 जगह पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई हुई थी, उसमें 600 करोड़ की संपत्ति का पता लगा है, जिसमें 350 करोड़ की अचल संपत्ति है और 250 करोड़ की वो संपत्ति है जो लेन देन में है। इसके अलावा करोड़ों की जेवरात मिले हैं, बड़े पैमाने पर जो नकदी है वो मिली है। तो निश्चित तौर पर जो तेजस्वी यादव हैं इन सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं कि ये जो 150 करोड़ रुपए की कीमत है जिस बंगले की, वो 4 लाख रुपए में इस कंपनी के नाम, जो ABW एक्सपोर्ट्स कंपनी है, उसके नाम कैसे हो जाती है। और इसके अलावा इसी जगह पर जो बंगला है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, 2 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। वो दोनों ही कंपनियां लालू प्रसाद यादव के परिवार की हैं, जिसमें एक राबड़ी देवी और उनकी जो 2 बहनें हैं वो उसमें डायरेक्टर रह चुकी हैं। तो इन सवालों के जवाब तेजस्वी यादव को देना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव इस तरह के सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जबकि तमाम जो सबूत हैं, तमाम तथ्य हैं वो सामने हैं और इन तथ्यों पर वो बोलने को तैयार नहीं है। निखिल जी, जो सारा राजनीतिक गठजोड़ है और जिस तरह से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बदले की भावना के तहत कार्रवाई की जा रही है, ये सारा सब कुछ इसको क्या समझना चाहिए कि दरअसल ईडी और सीबीआई इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पिन पॉइंटेड कार्रवाई कर रही हैं और ये जो सारी बयानबाजी हो रही है राजनीति से प्रेरित है बचने के लिए। देखिए, बिल्कुल राजनीति के प्रेरित है ये, क्योंकि मकसद यही है कि इस कार्रवाई को रोका जाए या कह सकते हैं कि एक तरीके से डाइवर्ट की जाए। आपको पता है इससे पहले भी इनकम टैक्स ने कार्रवाई की थी और मीसा भारती के 3 जो बंगले हैं वहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई भी की थी और एक बंगला जो घिटौनी में था उस बंगले को इन्होंने सीज भी किया था। और इसके साथ साथ ही अब जब सीबीआई और ईडी
इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। तो निश्चित तौर पर इस कार्रवाई को भटकाने का जो प्रयास है वो तेजस्वी यादव या दूसरे लोगों के द्वारा किया जा रहा है, और मकसद यही है कि ये जांच आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि उनको भी पता है कि गरीबों के मसीहा का जो टैग उनको मिला हुआ है, वो टैग अगर लोगों को पता लग जाएगा तो क्या स्थिति रहेगी। अरबों रुपए की जो संपत्ति है वो इन्होंने अर्जित की, 600 करोड़ की संपत्ति का पता लगा है, कई 100 करोड़ के जो जेवरात हैं, कई करोड़ के जेवरात हैं, उनकी जानकारी ईडी ने सामने रखी है, वो सभी के सामने। और 150 करोड़ का बंगला तो सभी देख रहे हैं कि सीधे जवाब देते हुए 4 मंजिला बंगला 4 लाख रुपए का। आप कल्पना कर सकते हैं कि दिल्ली में इस तरह का बंगला मिल जाए। जी बिल्कुल, इन बातों पर दरअसल जवाब देते हुए नहीं बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर कही जाएगी कि ये राजनीति से प्रेरित है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए नीरज सिंह। और बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की, जहां पुरानी पेंशन की नई सियासत ओढ़ ली गई है और पुरानी पेंशन की नई सियासत लगातार जारी है। पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारी आज हड़ताल पर है। उनका कहना है कि पुरानी पेंशन लागू की जानी चाहिए महाराष्ट्र में, और उसमें 15 लाख के करीब कर्मचारी बताए जा रहे हैं। कई राजनीतिक दलों ने इन हड़ताली कर्मचारियों का समर्थन करते हुए इसे जरूरी बताया है, तो निश्चित तौर पर कई राजनीतिक दल हैं वो इन कर्मचारियों के साथ हो गए हैं। उनका कहना है कि जो पुरानी पेंशन है ये बहुत जरूरी है, और नई पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन की मांग को लेकर राज्य के लगभग 17 लाख कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं। महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारी इसे दूसरे राज्यों में लागू किए जाने का हवाला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों में इसको लागू किया गया है तो इसको महाराष्ट्र में भी लागू किया जाना चाहिए। राज्य के मुख्य सचिव ने एसोसिएशन की मांग पर कहा है कि पुरानी व्यवस्था लागू करने के लिए सरकार को रेवेन्यू मॉडल भी सामने लाना होगा। पैसा कहां से आएगा ये बताना पड़ेगा। ओपीएस को एजेंडा बनाने वाली आम आदमी पार्टी अब तक पंजाब में इसे लागू नहीं कर पाई है, तो हकीकत भी देखते रहिए। वही नोटिफिकेशन के बावजूद भी चीफ सेक्रेटरी की कमेटी ये तय नहीं कर पाई है कि इसका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा। चुनावों में तो ये वादा कर दिया गया, लेकिन रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, कहां से पैसा आएगा, ये तय नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार में ओपीएस को हटाकर न्यू पेंशन स्कीम लाई गई थी। ये काम जो है वो कांग्रेस पार्टी के रिजीम में किया गया था, लेकिन शॉर्टकट की सियासत में पार्टी इसे छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में लागू करने का दावा करती है। वो खुद इन राज्यों में कहती है कि इसको हम लागू करेंगे, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया ओपीएस लागू करने को एक आत्मघाती कदम मानते हैं। वो कहते हैं कि राज्यों के कर्ज का बोझ इससे बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये मोंटेक सिंह अहलूवालिया का कहना है। लेकिन अगर ऋण लेकर घी पीने की व्यवस्था कायम होगी तो इसका नतीजा समझा जा सकता है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अगर ऋण लेकर घी पीना है तो इस व्यवस्था को आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि जो अगली सरकारें आएंगी वो दरअसल उसको झेलेंगी, जानेंगी, समझेंगी, और ये आत्मघाती कदम होगा। ये कहना था मोंटेक सिंह अहलूवालिया समेत तमाम अर्थशास्त्रियों का। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता शिशिर सेलार जुड़े हुए हैं। शिशिर, ये किस तरह की नई सियासत है जिसमें कांग्रेस के समय में ये सारी स्कीम लाई गई थी, और अब जबकि तमाम अर्थशास्त्री इसको बता चुके हैं कि ये लागू नहीं किया जा सकता, जो रेवेन्यू मॉडल है उसको पेश करने में तमाम दिक्कतें हो रही हैं, उसके बावजूद जो है तमाम राजनीतिक दल, कांग्रेस समेत राजनीतिक दल जो है वो इसका समर्थन कर रहे हैं, और अब कर्मचारी जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। बिल्कुल निखिल, सबसे पहले तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आज ये हड़ताल शुरू हो चुकी है, लेकिन जिस प्रकार से हालांकि अगर देखा जाए तकरीबन 17 से 18 लाख राज्य के सरकारी कर्मचारी है, और इन कर्मचारियों में खास तौर पर देखा जाए जो तृतीय श्रेणी के कर्मचारी है और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी है, उन जो कर्मचारी है उन्होंने ये हड़ताल जो है आज पुकारी है। हालांकि इसके पहले उन्होंने एक लेटर भी राज्य सरकार को लिखा था। उन्होंने कहा कि पुरानी जो पेंशन जो एक स्कीम है, योजना है, वो लागू कर देनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक सम्मिश्र प्रतिशत महाराष्ट्र में पूरा है। कुछ कुछ जगह पर जो है अगर देखा जाए तो कर्मचारी काम पर है, लेकिन कुछ जगह पर जो हमें जानकारी मिली है, फिर औरंगाबाद के, संभाजीनगर की हम बात करें या फिर मुंबई की बात करें, नासिक की बात करें, तो यहाँ पर जो है कुछ कुछ कर्मचारियों ने जो है इस वक्त अगर देखा जाए तो हड़ताल पर है। और जैसे मैंने आंकड़ा कहा तकरीबन 17 से 18 लाख कर्मचारी पूरे महाराष्ट्र में है, और खास तौर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए महाराष्ट्र में सदन इस वक्त जो है महाराष्ट्र का सेशन चल रहा है, और इसमें यह मुद्दा उठा था, और इसमें हालांकि ये बात भी रखी गई थी कि क्या महाराष्ट्र सरकार जो है ये पुरानी पेंशन नीति लागू कर सकती है, नहीं। हालांकि इसके ऊपर जब महाराष्ट्र के विपक्षी नेता थे, एनसीपी के नेता अजित पवार, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो अगर पेंशन की बात करें खास तौर पर, तो जो यूपीए सरकार थी 2005 का ये फैसला था, जब
ये जो नीति लाई गई थी, मतलब पुरानी पेंशन को जो है उसको खत्म कर दिया गया था। हालांकि उनसे सवाल पूछा कि ये क्यों खत्म कर दिया, तो उन्होंने कहा देखिए ये जो निर्णय था वो केंद्र ने मिलकर किया था, राज्य सरकार ने मिलकर किया था। उस वक्त के जो लीडर्स थे, खासतौर पर हम जिसे कामगार नेता कहते हैं, जो कर्मचारियों के लिए जो नेता कहते हैं, उनके साथ जो है सलाह मसलत करके, उनके साथ विचार विमर्श करके ये निर्णय लिया गया था। उसके बाद जो है ये पेंशन नीति बंद कर दी गई। तो ये कहना है अजीत पवार का, जो कि महाराष्ट्र के विपक्षी नेता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 2005 में जरूर बंद कर दिया था, और लेकिन ये बंद करते वक्त जो यूपीए जो गठबंधन में जितने भी साथी थे और साथ ही साथ जो अर्थशास्त्री थे, जो कर्मचारी नेता थे, उनके सबके साथ जो है चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया गया। मौजूदा स्थिति में अगर बात करें तो मौजूदा स्थिति में जो राज्य के उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कर दी कि अगर पुरानी पेंशन नीति महाराष्ट्र में लागू होती है तो उसका सीधा बोझा जो है, उसका सीधा असर जो है वो बोझ सरकारी तिजोरी पर पड़ेगा, और इसके अगर देखे जाएंगे तो काफी कास्केडिंग इंपैक्ट होने वाले आने वाले समय में महाराष्ट्र की अर्थनीति पर अगर देखा जाए तो इसीलिए ये भी बात उन्होंने स्पष्ट कर दी कि क्या क्या, हालांकि इसमें अगर देखा जाए तो मुश्किलें आ सकती है। लेकिन दूसरी बात राज्य सरकार ये भी कह रही है कि अगर चर्चा की जाए तो चर्चा के माध्यम से जो उनकी मांगे हैं उन पर विचार किया जा सकता है, और कोई दूसरा फैसला या फिर कोई दूसरे अगर विकल्प होगा तो विकल्प को भी जो है एक बार फिर से विचार उस पर किया जा सकता है। तो ऐसे में सरकार भी जो है नहीं चाहती कि जितने भी कर्मचारी है वो हड़ताल पर जाए, तो ऐसे में एक मध्यस्थता करने की जरूरत है। सरकार हालांकि इसके ऊपर लगातार चर्चा कर रही है, जो भी संगठन के नेता है, जो भी संगठन के जो कर्मचारी है, उनके साथ भी इस वक्त सरकार लगातार चर्चा कर रही है। क्योंकि अगर आज की बात करें तो जो नर्सिंग स्टाफ है, मतलब जो हॉस्पिटल में जो स्टाफ है, जो शिक्षक है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, ये जो स्टाफ इस वक्त अगर देखा जाए कुछ जगह पर हड़ताल पर चले गए, तो ऐसे में लोगों को इसकी ज्यादा अगर देखा जाए मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जो अस्पताल है उनको, जो मरीज है वहां पर उनको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात चूंकि अब अगर देखा जाए तो स्कूल्स के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, तो ऐसे में स्कूल के जो पेपर्स रीचेकिंग होती है, चेकिंग होती है, उस पर भी हालांकि तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी। सरकारी कर्मचारी अगर हड़ताल पर रहेंगे, निश्चित सभी सारी संभावना है। जी, निश्चित तौर पर दिक्कत आएगी। और जिस तरह से आपने बताया कि सरकार बीच का रास्ता भी अख्तियार करने के लिए तैयार है, वो लगातार बातचीत कर रही है, तो देखने की बात होगी कि सरकारी कर्मचारियों को किस तरह से मनाया जाता है। लेकिन जो सियासत है राजनीतिक दलों की न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, वो लगातार जारी है, इसको भी समझने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया शिशिर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब यहां से रुक करेंगे, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में किस तरह से जो भ्रष्टाचार है वो छाया हुआ है और अब अदालतें उसको सामने लेकर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में भर्ती घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ममता बनर्जी की सरकार की मुश्किलें जो हैं वो कम नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक जो घोटाला है और खासतौर पर शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े हुए तथ्य जो है वो रोज नए सामने आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने कोलकाता हाईकोर्ट में एक शपथ पत्र देकर ओएमआर शीट में गड़बड़ी की बात कबूल की है। ये एक नया बात सामने आई है। कमीशन ने स्वीकार किया है कि 3000 अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के अंकों में छेड़छाड़ करके उन्हें मेरिट लिस्ट से नीचे डाल दिया गया। कमीशन के पूर्व अध्यक्ष की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, तो वहीं भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व मंत्री जेल में है। तो आप समझ सकते हैं कि ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ की गई। शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी, और उसके बाद ये तथ्य जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं कि ओएमआर शीट में छेड़छाड़ की गई और 3000 के करीब ऐसे लोग थे जिनकी ओएमआर शीट में छेड़छाड़ की गई। और उस कार्रवाई में पार्थ चटर्जी के घर से करोड़ों रुपए बरामद किए गए थे, लेकिन आज भी टीएमसी से बदले की कार्रवाई मान रही है। पिछले दिनों कोलकाता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ग्रुप सी में कार्यरत 842 लोगों को नौकरी से निकालने की बात कही थी। कोर्ट ने इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जल्द विज्ञापन देने का भी निर्देश दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ओएमआर शीट में हेराफेरी करके काबिल लोगों के साथ हुई नाइंसाफी किस तरह से मां माटी और मानुष की सियासत को दिखाती है। तो निश्चित तौर पर मां माटी मानुष की सियासत करने वाले लोग किस तरह से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं, और अब अदालत ने भी निर्णय लिया है कि इसमें कम से कम 847 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई, जिनको नौकरी से हटा दिया गया और कहा गया है कि नहीं जो है वो विज्ञापन इस पर लाया जाए। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी इस वक्त कोलकाता से इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला, ये ऐसा लग रहा है कि इसमें एक के बाद एक नए राज रोज खुल रहे हैं। प्रसेनजीत जी, आपने देखा कि किस तरह से अब एक नई बात सामने आई कि ओएमआर शीट में भी फेरबदल की गई थी। तमाम लोगों ने ब्लैंक ओएमआर शीट्स जमा कर दी थी और उसमें चीजें ठीक की गई, बाद में उसको पेश किया गया और कुछ लोगों की ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ की गई। क्या कुछ ये पूरा मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ नए तथ्य इसमें सामने आ रहे हैं?
देखिए निखिल, एक ये जो तरीका है ये तरीका सीखने लायक है। ये पूरे प्रदेश में एजेंट फैला के रखा गया था। जिन लोगों ने प्रोस्पेक्टिव नौकरी के जो एस्पिरेंट है, इन लोगों से कांटेक्ट करते थे, उनसे कुछ 7-8 लाख रुपया बताया जाता है या 12 लाख भी हो सकता है, ग्रुप सी, ग्रुप डी या टीचर के हिसाब से। तो ये सब करने की बाद वो जो एप्लीकेशन करते हैं उसमें वो एडमिट कार्ड नंबर लिया जाता है। एडमिट कार्ड नंबर के हिसाब से उनके पास जो वेमर शीट है बताया दिया गया था, मतलब आज जो इंक्वायरी है उसके बाद ये पता चल रहा है, हमें तो पता नहीं था जी। तो ये वेमर शीट आप खाली जमा कर दो, बाद में इस वेमर शीट को भर के हम जमा कर देंगे। जब इसका जो जांच होने का है तब हम भर देंगे, आपका नौकरी पक्का है। या कभी ऐसा भी है निखिल कि 0 मार्क्स है वेमर शीट में, लेकिन जब सर्वर में जो लिस्ट बनाया गया उस सर्वर में दिखा गया कि उसका नंबर हो गया 57। ये एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है कि जो इधर वेमर शीट सफेद जमा किया गया, नहीं तो वेमर शीट में 0 मार्क्स है। ये सब कुछ है, लेकिन मैं दावत देता हूं सीबीआई का कि इन्होंने जिस तरह से सारे के सारे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके सर्वर से सारे पुराने हिसाब किताब निकाल के लेके आ गए, और मैं दावत देता हूं कि हाईकोर्ट का भी स्थिति अब समझने की कोशिश करिए निखिल। पूरे देश को समझना चाहिए कि किस तरह की एक माफिया राज है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि हाईकोर्ट को जो स्कूल सर्विस कमीशन की ऑफिस है वहां पे 3-4 दिन के लिए सीआरपीएफ तैनात करना पड़ा था कि वहां से जो सबूत है वो सबूत ना मिट पाए, वहां से जो सर्वर है वो सर्वर उठा पाए, उसका जो हार्ड डिस्क है वो जो सीबीआई की लोग है उठा पाए। मतलब इस तरह की माफिया राज है कि जी ऑफिस में जो सर्वर है, ऑफिस में जो हार्ड डिस्क है वो गुम ना हो जाए। वैसे वहां से डाटा तो इरेज करने की कोशिश किया गया था, लेकिन सीआरपीएफ लगा के सीबीआई की लोग जाके वहां पे जो कर्मचारी है उन लोगों को अंदर घुसने से रोक कर ये हार्ड डिस्क को हासिल करके फिर यहां से जो डेटा है उसको रिकवरी करके फिर ये पता चला कि ये जो वेमर शीट का कहानी है ये सब वेमर शीट का खेल है, जिस खेल के लिए हो सकता है करोल बाग में या लक्ष्मी नगर में बंगाल सरकार की तरफ से स्कूल खोला जा सकता है, जहां पे बच्चे लोग आके ये सीख पाए कि वेमर शीट के ऊपर किस तरह से धांधली किया जाता है। निखिल जी, निश्चित तौर पर यह बहुत शर्मनाक है, और निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि सीबीआई को और हाई कोर्ट को कहीं ना कहीं बधाई देनी चाहिए, साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस मामले को इतनी तीव्रता से सामने लेकर आया। अदालत ने न्याय का इसमें जाहिर से तौर पर है उसके सामने रखा गया और उसने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात कही, और सीबीआई ने इसको प्रूव किया, उसको सामने लेकर के आई है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में क्या कुछ संकल्प पारित किए गए। भारत के पहाड़ी इलाकों में जिस प्रकार तापमान बढ़ रहा है, गर्मी की बीमारी से बचने के लिए सावधानियां आवश्यक है। टीवी, रेडियो, अखबार और मोबाइल फोन पर गर्मी की चेतावनी का ध्यान रखें। अधिक पानी और प्राकृतिक तरल पिए। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक्स टालें। काम ठंडे समय पर करें और दिन के सबसे गर्म समय 12 से 3 आराम करें। पशुओं को छाया वाली जगह में रखें और पर्याप्त पानी दें। केवल ताज़ा बना खाना खाएं। ताज़े फल और सब्जियां अधिक खाएं। गर्मी की बीमारी के लक्षण पहचानें: कमजोरी, चक्कर, जी मिचलाना, अत्यधिक पसीना, ऐंठन, भ्रम, तेज सांसें, बेहोशी। तबीयत खराब होने पर प्राथमिक चिकित्सा लें और 108 या अन्य एम्बुलेंस सेवा बुलाएं या अस्पताल जाएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। एनडीएमए एवं आईआईपीएचजी द्वारा जनहित में जारी। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है, आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की। हरियाणा में पानीपत में
समालखा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक संपन्न हुई है और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रही है। 3 दिनों तक चली है ये बैठक और हरियाणा के पानीपत के समालखा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक संपन्न हुई है। 3 दिवसीय बैठक रही है। इसमें तमाम संकल्प और प्रस्ताव पारित किए गए हैं। 3 दिवसीय बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव की जानकारी संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने दी। मीडिया से आज उन्होंने बातचीत की। बैठक में स्व आधारित राष्ट्र के नवोत्थान का संकल्प लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि अनेक शक्तियां निहित स्वार्थों और भेदों को उभारने का काम कर रही हैं, समाज में फूट डालने का काम कर रही हैं। अनेक शक्तियां जो हैं वो निहित स्वार्थों के तहत ऐसी कार्रवाई कर रही हैं और ऐसी शक्तियां समाज में परस्पर अविश्वास, तंत्र के प्रति अनास्था और अराजकता पैदा करने के लिए नए नए षड्यंत्र रच रही हैं। प्रस्ताव में ऐसे षड्यंत्रों से और ऐसी शक्तियों से सचेत रहने के लिए कहा गया है। आने वाले 25 वर्षों को अमृतकाल घोषित किए जाने का स्वागत किया गया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि अगले जो 25 वर्ष अमृतकाल है उनका स्वागत किया जाना चाहिए। सरकार की मंशा के अनुरूप कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया है कि देश में नैरेटिव बदलना चाहिए, सच्चाई अब सामने आनी चाहिए। जो नैरेटिव अभी तक चलाया गया है देश में उसको बदलना चाहिए। हिंदुत्व पर कुछ लोगों ने अनाप शनाप कहा है, विकृत इतिहास को सामने रखने का काम किया है। अब सही इतिहास लोगों को बताना पड़ेगा। सामाजिक समरसता बढ़ाने, छुआछूत दूर करने, पारिवारिक मूल्यों को बनाए रखने, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी आचरण और नागरिक कर्तव्य के पालन करने की बात कही गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि अपनी संस्कृति को मौजूदा समय के हिसाब से आगे बढ़ाना है। समालखा में आरएसएस की वार्षिक बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित करीब 1400 से अधिक संघ प्रतिनिधि पहुंचे थे और 3 दिनों तक यह बैठक चली थी। बैठक में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे, तो आरएसएस के तमाम सदस्य मौजूद रहे, बीजेपी के अध्यक्ष भी मौजूद रहे और 1400 सदस्य जो है वो आरएसएस के तमाम जो पदों पर रहे हैं वो मौजूद रहे। रविवार को सरसंघचालक मोहन भागवत ने दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया था। उसके बाद तमाम विषयों पर विचार मंथन किया गया, जिसके बारे में आज दत्तात्रेय होसबोले ने जानकारी दी। इसमें संघ में बढ़ती महिलाओं की भूमिका, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। और भारतीय लोकतंत्र के खतरे में होने के राहुल गांधी के बयान पर संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि राहुल गांधी को और ज्यादा जिम्मेदार होने की जरूरत है। वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा से चलते हैं, हमारा और उनका कंपटीशन पॉलिटिकल फील्ड का हमारा नहीं है। वो संघ के बारे में कहते तो मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस के उनके पूर्वजों ने भी संघ के ऊपर बहुत सारे ऐसे किया। देश के लोग भी, दुनिया के लोग भी संघ को अपने अनुभव से देख रहे, सीख रहे हैं। रियलिटी क्या है सबको मालूम है, शायद वो भी जानते होंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक प्रमुख राजनीतिक पक्ष के प्रमुख नेता के नाते यू शुड एक्सप्रेस मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हमने तमाम जो ये पूरी रिपोर्ट पढ़ी, उसमें जिस तरह से सामाजिक जिम्मेदारियों का वहन करने के लिए, एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए जुटने के लिए जो बात कही है, वो तो बात कही है। जो राजनीतिक पक्ष है, थोड़ा सा अगर उसकी बात कर लें, दत्तात्रेय होसबोले ने भी कहा कि राहुल गांधी को ज्यादा सतर्क रहने की, ज्यादा जिम्मेदार होने की जरूरत है। किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, हम जानते हैं कि संघ की जो प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है उसमें राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है। सभी जो आनुषंगिक संगठन है वो अपने अपने जो उनकी जो प्रगति होती है, जो उपलब्धियां होती है, उसकी चर्चा करते हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस बात पर सवाल किया गया कि राहुल गांधी ने जिस तरह की टिप्पणियां की पिछले कुछ दिनों में लंदन में और उससे पहले संघ पर जो उन्होंने टिप्पणियां की थी उस पर उनकी क्या राय है, तब इस जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल बयानों में राहुल गांधी को ज़्यादा जिम्मेदार होने की ज़रूरत है और ये भी याद दिलाया कि उनके पूर्वजों ने संघ के बारे में क्या कुछ कहा था, क्या कुछ करने की कोशिश की थी और जिन्होंने आपातकाल लगाया, क्या उन लोगों को उस पार्टी को एक तरह से लोकतंत्र पर बोलने का हक है, उस पर एक तरह से सवाल उठाया। तो यानी अप्रोच तौर पर आप देखें, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा
लंदन में, और उससे पहले संघ को लेकर जो कुछ कहा था उस पर ये बहुत बड़ी टिप्पणी आई है दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से, और जिसमें ये कहा गया है कि राहुल गांधी को एक नेता के तौर पर और ज्यादा संजीदा होने और जिम्मेदार होने की जरूरत है। तो ये नसीहत है राहुल गांधी को, और सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर एक निशाना है कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में आपातकाल लगा था, और वो कांग्रेस पार्टी अब उसके नेता लोकतंत्र को लेकर अपनी बातें कह रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं। जी, एक बात और प्रस्ताव में कही गई कि नैरेटिव चेंज होने की जरूरत है। जो तमाम झूठ अभी तक परोसा गया, चाहे वो इतिहास को लेकर के हो, चाहे हिंदुत्व के बारे में बहुत कुछ कहा गया, उनका कहना था, तो इसको चेंज करने की जरूरत है, सही इतिहास बताने की जरूरत है। क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रतिनिधि सभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसमें यह कहा गया है कि जो नैरेटिव है उसमें एक गलत नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश पिछले समय समय पर कई वर्षों में देखने को मिली है। अब एक तरह से जो इतिहास है उसे सही तरीके से बताया जाने की जरूरत है। जो विकृत इतिहास बताया गया उसे बदलने की जरूरत है, और जो नैरेटिव है भारत का नैरेटिव भारत के हिसाब से होना चाहिए, ये कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो यानी किस तरह से भारत की जो सांस्कृतिक मूल है, भारत की जो संस्कृति है, उस लिहाज से भारत का नैरेटिव होना चाहिए, न कि कुछ एजेंडा धारियों या फिर जो कुछ लोग भारत की छवि को खराब करना चाहते हैं, एक नैरेटिव चलाना चाहते हैं, उनके हिसाब से नहीं होना चाहिए। ये इसका कहने का मतलब था। तो बहुत स्पष्ट है कि भारत का नैरेटिव भारत के हिसाब से होना चाहिए। भारत का नैरेटिव भारत के हिसाब से होना चाहिए, और आरएसएस का भी यही मानना है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र मिश्रा। तो इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।